एक बहुत घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा एक शेर था। शेर अपनी एक शेरनी और अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। शेर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था और तो और जंगल के सारे जानवर भी उससे बहुत खुश थे। शेर राजा ने जंगल में एक नया नियम लागू करते हैं। आज से एक नया नियम लागू होता है। कोई भी लोमड़ी या लोमड़ियों को क्षेत्र के आसपास भी नहीं भटकेगा। क्यों महाराज, ऐसा क्या हो गया है? हमने कुछ ही दिनों पहले एक लोमड़ी को जंगल के कोने में किसी मानसून खरगोश को खाते हुए देखा है। कहीं वो हमारे क्षेत्र किसी और जानवर को हानि पहुंचाए, हमें उनसे दूर रहना होगा। हाँ महाराज, हम लोमड़ियों से कोई वास्ता नहीं रखेंगे और हम उनके आसपास भी नहीं भटकेंगे। सब जंगल में आराम से रह रहे थे। तभी एक दिन बहुत से इंसानों का एक ग्रुप उस जंगल में शिकार करने आए थे। हर जगह हाहाकार मच गया था। सब जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। चलो इन जानवर को मारकर और उन्हें पकड़कर अपने शेर ले जाते हैं। हाँ चलो। उस इंसानों के सामने जो जानवर आता है वो उसे गोली मार देते हैं। शेरनी भी अपने बच्चों को लेकर भागने लगती है। शेरनी भागते भागते अपने 2 बच्चों से बिछड़ जाती है। फिर डरी हुई शेरनी को एक इंसान ने भागते हुए देख लेता है। इसलिए शेरनी भागते भागते जंगल के उस क्षेत्र में चली गई जहाँ पर लोमड़ी रहा करते थे। उसने देखा कि एक लोमड़ी माँ अपने बच्चे के साथ खेल रही है, जिसे इंसानों को आने की जरा भी खबर नहीं थी। ये लो मेरा बच्चा, भगवान के लिए अब तुम इसे बचा लो। जंगल में कुछ इंसान शिकार करने आए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आगे जी पाऊंगी या नहीं, पर अब तुम इसे संभाल लो। तुम चिंता मत करो, मैं इसकी पूरी देखभाल करूंगी। तुम जाओ। शेरनी वहाँ से चली गई। इंसान लोमड़ियों के क्षेत्र में इसलिए नहीं गए क्योंकि वो जंगल के बहुत अंदर की तरफ था। इसलिए फिर जंगल के बहुत सारे जानवरों का शिकार करके वापस शहर की ओर चले जाते हैं। जंगल पूरा तरह नाश हो जाता है। सारे जानवर को इस हादसे की बात बहुत डर जाते हैं। शेरनी भी बहुत परेशान होती है कि उसके 3 बच्चे उससे बिछड़ जाते हैं। माँ देखो, हम आ गए। मेरे बच्चे तुम वापस आ गए। हाँ माँ, हम भागते भागते तुमसे बिछड़कर एक झाड़ी में छुप गए थे। मेरे बच्चों, तुम सही सलामत हो, ये देखकर ही मैं बहुत खुश हूँ। शेरनी की अपने बाकी 2 बच्चे तो मिल जाते हैं, पर उसे अपने तीसरे बच्चे की भी चिंता थी। पता नहीं मेरा तीसरी बच्चा कैसा होगा। लोमड़ियों के क्षेत्र में होगा, उनका भी कुछ भरोसा नहीं। अब तक तो वो लोमड़ी मेरे बच्चे को खा गई होगी। वह दूसरी ओर लोमड़ी माँ शेरनी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रही थी। वो उससे बहुत प्यार करती थी, उसके साथ खेलती थी। लोमड़ी माँ ने कभी भी अपने बच्चे और शेरनी के बच्चों में भेदभाव नहीं किया। एक दिन लोमड़ी माँ का बच्चा उससे शेरनी के बच्चे के बारे में पूछते हैं। माँ,
ये आपका दूसरा बच्चा इतना अलग क्यों है? मतलब तुमको वो क्यों अलग लगता है बच्चा? अरे माँ, वो तो किसी शेरनी का बच्चा लगता है। चुप, खबरदार जो ये बात तुमने दोबारा बोली तो 4 साल पहले ही उसकी शेरनी माँ शिकारियों से डरकर उसे मेरे पास छोड़ गई। उसको भरोसा दिलाया था कि मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। तभी पीछे से शेरनी का बच्चा आ जाता है और सब सुन लेता है। आपने मुझसे झूठ बोले, वो भी इतना साल। मुझे अपनी असली माँ से मिलना है। लोमड़ी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे उसकी असली माँ से मिलाने के चली जाती है। मेरा बच्चा वापस आ गया। तुमने मेरे बच्चे को पालकर बहुत बड़ा एहसान करा है। अब जो बच्चे खाने वाला इल्जाम लोमड़ी समाज पर लगा हुआ है, वो इल्जाम भी अब नहीं रहेगा। अब शेरनी अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और जंगल के सारे लोमड़ी भी शांति से रहने लगते हैं। सुधाकर वैसे तो एक किसान है, लेकिन उसे जानवरों से बहुत प्यार है। चाहे उसके जानवर हो या किसी और के, सुधाकर सबके साथ अच्छा बर्ताव करता है और खाने के लिए कुछ तो उन्हें जरूर देता है। जया, मैं खेत में पानी छोड़कर आता हूँ। लौटते वक्त तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? धनिया के खेत से एक गन्ना लेकर आइए। उसके खेत के गन्ने का स्वाद ही कुछ और होता है जी। ठीक है कहकर मुस्कुराते हुए सुधाकर वहाँ से चला जाता है और अपने खेत में पानी छोड़कर धनिया के खेत में जाता है। गन्ने का खेत भरा हुआ होता है, इसलिए अंदर कुछ हो तो नजर ही नहीं आता है। सुधाकर अच्छे गन्ने को ढूंढते हुए खेत के बीच में जाकर देखता है। तभी उसे वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई गाय नजर आती है। ये कैसी गाय हो सकती है? मैंने पहले कभी इतनी खूबसूरत गाय नहीं देखी। मुझे पहले इसे यहाँ से बाहर निकलकर पानी पिलाना होगा, उसके बाद देखेंगे ये किसकी गाय है। ऐसे कहते हुए सुधाकर उस गाय को बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर लाकर उसके बाद उस खेत के मालिक धनिया के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई गाय है। दानिया, क्या तुमने गाय खरीदी है? नहीं तो, मैं कोई गाय नहीं खरीदी है। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ऐसे कहते हुए सुधाकर वहाँ से चला जाता है और उस गाय को अपने घर लेकर जाता है। वो गाय कोई साधारण गाय नहीं थी, लेकिन वो किसी वजह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। सुधाकर की पत्नी उस गाय को देखकर ये किसकी गाय उठाकर लेकर आए हो जी? दिखने में तो बहुत सुंदर है। ये मुझे दानिया की खेत में मिली थी, लेकिन ये उसकी भी नहीं है। इसीलिए अब ये हमारे साथ ही रहेगी, जब तक कि इसका असली मालिक ना आ जाता है। ऐसे कहते हुए उस दिन से सुधाकर उस गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है। वो गाय दिन भर तो शांत रहती थी, लेकिन रात होते ही अपने जादुई पंखों को बाहर निकालकर उड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन उड़ नहीं पाती थी। उस गाय को ऐसी कोशिशें करते हुए धनिया देख लेता है और उसे तब समझ में आता है कि सुधाकर उसे गाय के बारे में क्यों पूछ रहा था। अच्छे से पूछूंगा तो ये सुधाकर मुझे ये उड़ने वाली गाय बिल्कुल भी नहीं देगा।
इसीलिए मुझे इसे चुरा लेना चाहिए। ऐसे कहते हुए धनिया उसी दिन रात को उस गाय को चुरा कर लेकर जाता है और अपने घर में छुपा लेता है। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो सुधाकर को अपने घर के सामने वो गाय नजर ही नहीं आती है। इसलिए सुधाकर उसे ढूंढते हुए गांव में घूमता है। तभी उसे धनिया उस गाय के ऊपर बैठकर उसे मारते हुए उड़ने को कहते हुए नजर आते हैं। वो देखकर सुधाकर हैरान हो जाता है और गुस्सा भी होता है। इसलिए धनिया के पास जाकर ऐसे कहता है, दानिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उतरो पहले उस गाय के ऊपर से। जब तक ये गाय मुझे आसमान में ना उड़ाए, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश कर दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते हुए धनिया सुधाकर को धमकी देते ही वो गाय गुस्सा हो जाती है और अपने पंख निकालकर धनिया को आसमान में उड़कर ले जाती है, लेकिन वापस नीचे ही नहीं आती है। धनिया कुछ देर तो मजे लेते हैं, लेकिन बाद में डरने लगता है और उसे नीचे उतारने की जिद करता है, लेकिन वो गाय उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। मम्मी, बचाओ, मुझे कोई नीचे उतरो, मुझे चक्कर आ रहे हैं मम्मी। कुछ देर बाद वो गाय धनिया को नीचे लाकर पटक देती है। उसके बाद वापस से सुधाकर के पास चली जाती है और उसी के साथ रहने लगती है। और धनिया अब सुधाकर के घर के आसपास से भी भटकने से डरने लगता है।